हाय, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस बेहतरीन सेशन में हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया ऑफिशियल सैम्पल पेपर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 10th। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये पूरा सैम्पल पेपर अगर आप समझ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इस सैम्पल पेपर के थ्रू समझ में आ जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं तो आप हमको सपोर्ट करिए। हम आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। ओके, तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करना। डिस्क्रिप्शन में और भी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स और आपके सिलेबस के जैसे कि इंग्लिश के लेक्चर्स के लिंक्स हैं, तो उनको भी आप देख लीजिएगा और अपने एग्जाम्स में ओवरऑल अच्छे मार्क्स स्कोर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सभी अपने एग्जाम्स की लर्निंग की जर्नी को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कम्स अंडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी। कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है? फोटोशॉप, एमएस पेंट, लाइनक्स, विंडोज। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं सबके लिए और उसके कोड को हर कोई रीयूज कर सकता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लाइनक्स। लाइनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। करेक्ट आंसर याद रखिएगा आप। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है HTML टैग टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम कौन सा HTML टैग यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? HR टैग। ओके, हॉरिजॉन्टल रूल टैग। ओके, इस टैग को हम यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स का मतलब क्या होता है? डेटा को सिक्योरली ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। मतलब कि जो हमारा डेटा है वो कोई और पर्सन एक्सेस ना कर सके जब हमारा डेटा ट्रांसफर होता है उस वक्त। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है द करेक्ट HTML कोड टू डिस्प्ले P+Q का होल स्क्वायर इज। अगर HTML की फाइल में हमको इस तरीके की ये सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट के क्वेश्चन आते हैं तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो ये है सुपरस्क्रिप्ट क्योंकि ऊपर पावर लगी हुई है। अगर नीचे की तरफ नंबर लिखा होता ब्रैकेट के नीचे की तरफ बेस पर तो वो सबस्क्रिप्ट होता। तो P+Q का होल स्क्वायर के लिए कौन सा HTML कोड हम यूज करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका C। ठीक है, तो जो हमारा सबस्क्रिप्ट होता है या जो सुपरस्क्रिप्ट होता है उसको हम हमारे सुपरस्क्रिप्ट टैग या सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर रखते हैं। तो जैसे कि 2 है वो सुपरस्क्रिप्ट में, तो 2 को हमने किसके अंदर रखा हुआ है? सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच HTML टैग्स कॉजेज ब्राउजर टू रेंडर टेक्स्ट एज इटैलिक्स। अब जब हमको किसी टेक्स्ट को इटैलिक्स में, है ना, इटैलिक्स मतलब जो इस तरीके से थोड़ा सा स्लैंट, थोड़ा सा टेढ़ा जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, आगे की तरफ झुका हुआ जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, वो हम कैसे लगाते हैं? ओके, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। कौन सा टैग होगा? इटैलिक टैग, ये वाला टैग। ओके, आई टैग इसको हम बोल सकते हैं। द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेजेस। अगर कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो हमको कौन सा करेक्ट HTML कोड लिखना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका D वाला। IMG SRC को हम यूज करते हैं और जो हमारी इमेज है उसे हम डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं। ओके, विच एट्रीब्यूट इज नॉट वैलिड फॉर बॉडी टैग। अब बॉडी टैग जो होता है वो हमारा HTML में होता है और उस बॉडी टैग के अंदर हम कौन सा एट्रीब्यूट नहीं लिख सकते? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कलर। कलर जो है वो हम बॉडी टैग के अंदर नहीं लिख सकते। डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज फाइल। कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है एक इमेज फाइल की लोकेशन को लोकेट करने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए? राइट, तो SRC जो होता है उसको हम यूज करते हैं। SRC मतलब सोर्स। ओके, तो सोर्स एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। जैसे कि अभी आपने यहां पर देखा इमेज लगाने के लिए IMG टैग के आगे SRC लगाया हुआ है हमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इनमें से कौन सा जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एग्जाम्पल नहीं है? तो बहुत ही आसान सा आंसर है इसका। क्या होगा? पासवर्ड। पासवर्ड जो है वो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होता, वो एक तरीके की क्या होती है? हमारी ताले की चाबी होती है। ओके, एक की होती है पासवर्ड जो सिर्फ हमारे पास ही होता है। ओके, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको पता ही है ना, ऐसी प्रॉपर्टी जो आप अपने दिमाग को यूज करके बनाते हो।
जैसे कि आपने कोई बुक लिखी है, सॉन्ग लिखा है, या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। स्टूडेंट्स, पूरा ही जो आपका HTML, साइबर एथिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश के पोएम्स, वो सारी चीज़ें मैंने कवर करी हुई हैं आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर करिएगा, ठीक है। कम से कम एक बार में 2 से 3 घंटे स्टडी करा करिए। ये ना सभी स्टूडेंट्स से मेरी क्या है, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप इस हैबिट को बनाते हुए रखेंगे चलोगे ना, तो आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप जिंदगी में बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैश एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग स्पेसिफाइज एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड ड्यू टू एनी रीजन। अब अगर कोई इमेज डिस्प्ले नहीं हो पा रही है ब्राउजर में किसी भी रीजन की वजह से, तो कौन सा एट्रीब्यूट जो होता है वो इमेज का टेक्स्ट हमको शो करता है ना। तो बहुत ही आसान सा है, ALT टैग, है ना। ALT टैग क्या करता है, अगर सपोज इंटरनेट नहीं चल रहा, इमेज लोड नहीं हो पाई, बीच में इंटरनेट बंद हो गया, तो इमेज शो नहीं हो पाई, लेकिन जो इमेज का जो टेक्स्ट होगा ना कि इमेज का नाम क्या है, तो वो नाम हमको दिख जाएगा, तो वो ALT टेक्स्ट के थ्रू होता है। ओके, while creating a web document which unit is used to express an image's height and width। तो जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं, वेब डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो अगर हमको इमेज की हाइट और विड्थ एक्सप्रेस करनी हो, तो वो हम किस फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है, कौन सी यूनिट से करते हैं, तो वो होती है हमारी पिक्सल्स में। किस में होती है, पिक्सल्स में होती है, ध्यान रखिएगा इन आंसर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीति नीड्स टू सेंड अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू अ कॉलीग in office over a secure channel. She uses a technique wherein an actual message which is in readable form can be converted into an unreadable message. This concept is known as। अब क्वेश्चन को समझो। प्रीति एक लड़की है और वो एक बहुत ही सीक्रेट मैसेज, कॉन्फिडेंशियल मैसेज अपनी एक फ्रेंड को भेजना चाहती है जो कि ऑफिस में है, और प्रीति जो है वो उस सिक्योरिटी वाले मैसेज को, सीक्रेट वाले मैसेज को बहुत ही सिक्योर तरीके से भेजना चाहती है, सिक्योर माध्यम से भेजना चाहती है। तो वो क्या करती है, एक टेक्निक यूज करती है जहां पर जो उसका एक्चुअल मैसेज है जिसे वो भेजना चाहती है, वो एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है कि कोई भी उसे रीड ना कर सके। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आपका एनक्रिप्शन। और ये कब कब होता है, जब हम इंटरनेट पर डेटा सेंड करते हैं या कहीं भी हम डेटा सेंड करते हैं, तो हमारा जो मैसेज होता है वो एनक्रिप्ट हो जाता है। ओके, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सारा हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, जो हमारे साइबर एथिक्स का लेक्चर है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML। HTML में हमको कुछ कमेंट लिखना है, तो वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स होते हैं हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, राइट, जो कि एक्चुअल HTML का पार्ट नहीं होते, बट HTML की जो कोडिंग है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो कमेंट्स के लिए हमको क्या लिखना होता है, बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कमेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये आप देख रहे हो ब्रैकेट शुरू हो रहा है और उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क है और ये 2 डबल डैश है, इनके बीच में आप जो मैसेज लिखना चाहते हो ना, एंड की जगह कितने भी वर्ड्स का मैसेज लिख सकते हो, वो HTML में डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन जो एक्चुअल कोडिंग होगी ना उसमें लिखा रहेगा, राइट। तो वो हमारी कोडिंग को एक्सप्लेन करते हैं या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेजेस दैट आर इंसर्टेड इन वेब पेजेस। अब कोई इमेज है जो वेब पेज में हम इंसर्ट करते हैं, तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक है, तो वो होता है इनलाइन विद टेक्स्ट। जो टेक्स्ट होता है उसके साथ जो होती है वो हमारी जो इमेज होती है वो इंसर्ट करी जाती है इनलाइन विद टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर सिक्योरिटी ऑफ डेटा। इनमें से कौन सी टेक्निक डेटा को सिक्योर रखने के लिए यूज की जाती है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एनक्रिप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये सारी टेक्निक्स है जिनके जरिए हम हमारे डेटा को सिक्योर रख सकते हैं। नेम याद रखिएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। इनमें से कौन सा जो है वो साइबर क्राइम नहीं है, प्लेगरिज्म, फिशिंग, यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर, हैकिंग। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो चीज है वो साइबर क्राइम नहीं है। तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर को यूज करना एक साइबर क्राइम नहीं है, प्लेगरिज्म, फिशिंग और हैकिंग साइबर क्राइम है। ओके, डैश इज अ सॉफ्टवेयर फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन द सोर्स कोड रिमेन विद द ओनर। अब वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें उस सॉफ्टवेयर के जो मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, जो चेंजेस हो सकते हैं, उन चेंजेस को करने का जो अधिकार होता है, ठीक है, वो ओनर के पास रहता है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर वो कहलाता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हमने समझा था ना साइबर एथिक्स वाले लेक्चर में, तो वो सॉफ्टवेयर हमारा कहलाता है
प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, क्योंकि अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है तो वो ये चाहेगा कि मैंने कोई बहुत ही मेहनत करके सॉफ्टवेयर बनाया है तो इसमें चेंजेस भी मैं ही करूं, तो वो कौन से लाइसेंस के अंडर उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेगा? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंदर। ओके, अ डैश इज द राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रोटेक्ट हिज हर इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग यूज्ड कॉपीड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अब ये कौन सा अधिकार होता है जो कि गवर्नमेंट ने दिया है? किसको दिया है? एक इन्वेंटर को दिया है, ठीक है। किस लिए दिया है ये अधिकार? ताकि वो अपनी इन्वेंशन को, जो भी उसने डिस्कवर किया, जो भी उसने कुछ बनाया है, उसे क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, ताकि कोई और पर्सन उसकी इन्वेंशन को यूज ना कर सके या कॉपी ना कर सके। लेकिन ये जो अधिकार होता है वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए होता है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो इस अधिकार को क्या बोला जाता है? तो इस अधिकार को बोला जाता है पेटेंट। ओके, जैसे कि आपने कुछ बहुत ही अलग ही मशीन बनाई है, तो आप ये चाहोगे इस मशीन को मैं क्या करूं, अपने लिए यूज करूं या फिर सेल करूं, ठीक है, मनी कमाऊं, तो आपको क्या मिलेगा? गवर्नमेंट से पेटेंट मिल जाएगा कि इतने कुछ पर्टिकुलर ईयर्स तक इस पर सिर्फ आप ही का अधिकार रहेगा। ओके, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग? इनमें से कौन सा जो है वो फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं है? कलर, फेस, टाइप और साइज। तो जो टाइप है वो एट्रीब्यूट नहीं है फॉन्ट टैग के अंदर। ओके, फॉन्ट टैग के अंदर हम कभी भी टाइप नहीं लिखते हैं। 20th क्वेश्चन है, द डैश टैग डिस्प्लेस टेक्स्ट इन सबस्क्रिप्ट फॉर्म। ऊपर हमने सुपरस्क्रिप्ट समझा था, तो यहां पर हम सबस्क्रिप्ट समझ लेते हैं। तो सबस्क्रिप्ट के लिए हमको ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ओके, इनके बीच में हमको क्या लिखना पड़ता है अगर सबस्क्रिप्ट लगाना हो तो सबस्क्रिप्ट के लिए हमको SUB लिखना होता है। क्या लिखना होता है? SUB। ओके, सबस्क्रिप्ट से मेरे को याद आया स्टूडेंट्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप सभी से मेरी बहुत ही अच्छी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारे जो वीडियोस है ना वो और भी स्टूडेंट्स तक डिस्ट्रीब्यूट हो, और भी स्टूडेंट्स का भला हो, और भी स्टूडेंट्स जो है वो मेहनत कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन बी को हम स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन में है टोटल 20 क्वेश्चन और हमको 16 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, लेकिन मैं आपको सभी क्वेश्चन समझाऊंगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। तो 21 वाला क्वेश्चन हम समझने की स्टार्टिंग करते हैं। तो 21 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये समझो। देखो, अरुण एक लड़का है, वो क्या करता है, उसको एक लिंक मिलता है, जैसे व्हाट्सएप पर लिंक आता है या इंटरनेट पर लिंक आता है, तो उसको एक लिंक मिलता है और वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है, राइट। और उस लिंक में लिखा हुआ है कि वो उस लिंक पर कुछ अगर एक्टिविटी करता है या कुछ करता है तो उसको क्या होगा, एक ट्रिप मिलेगी, फॉरेन ट्रिप मिलेगी, कहीं घूमने का मौका मिलेगा अगर वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है, कुछ एक्टिविटी करता है। तो वो जो लिंक होता है वो अपने दोस्त को भी भेज देता है, और दोस्त का नाम है पंशुल। ओके, और दोस्त से भी कहता है कि तू भी इस लिंक के ऊपर क्लिक कर, बट पंशुल उसे मना कर देता है और बोलता है कि उसकी जो पर्सनल या प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि अकाउंट का नेम, लॉगिन इंफॉर्मेशन या पासवर्ड, वो चोरी किया जा सकता है, ठीक है। और वो जो लिंक होता है वो हो सकता है कि किसी हैकर ने सेंड किया हो, राइट। तो ऐसे जो अटैक्स हैं उनसे अरुण को केयरफुल रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो लिंक्स हैं वो कौन से अटैक के अंदर आते हैं, यानी कि कौन सा जो अटैक है जो कि अरुण पर किसी हैकर ने किया होगा। तो यहाँ पर जो अटैक से पहले जो डैश लगा हुआ है इसमें करेक्ट आंसर आएगा आपका फिशिंग। तो ऐसे अटैक्स को क्या बोला जाता है? फिशिंग। जो आपको लिंक भेजते हैं और बोलते हैं कि आप इसके ऊपर क्लिक करो या फिर अपने फ्रेंड को सेंड करो या 10 लोगों को सेंड करो, तो हो सकता है उस लिंक पर क्लिक करने से आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हैक हो जाए। तो इन अटैक्स को क्या बोला जाता है? फिशिंग बोला जाता है, राइट। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर लिंक फिशिंग अटैक होता है, आपको देख लेना चाहिए कि वो जो लिंक है वो सिक्योर्ड है या नहीं। मतलब लिंक से पहले HTTPS अगर लगा हुआ है तो वो लिंक बिल्कुल सिक्योर्ड है। लिंक से पहले क्या देखना है आपको? HTTPS देखना है। ओके, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग HTML कोड। अब ये HTML कोड देखो, अब ये जो HTML कोड है वो ऑर्डर्ड लिस्ट का है। अब आपको ये बताना है कि इस HTML कोड को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो करेक्ट आउटपुट कौन सा होगा। तो देखो, यहां पर बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो कि टाइप क्या दिया हुआ है, इस तरीके का दिया हुआ है, रोमन नंबर दिया हुआ है, वो भी स्मॉल। तो यहां पर जो रोमन नंबर है वो यहां पर है, राइट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वो भी डॉट के साथ आएगा, राइट। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी वाला एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चार्लिन इज एन आर्टिस्ट, चार्लिन एक आर्टिस्ट है और वो जो उसकी आर्ट वर्क है वो डिस्प्ले करती है इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट के जरिए, ठीक है। अब वो जो उसकी वेबसाइट है वो वहाँ पर वो इंटरनेट को चला रही होती है एक दिन, और वो ये डिस्कवर करती है, उसको यह पता चलता है कि किसी दूसरे आर्टिस्ट ने चार्लिन की किसी पेंटिंग को अपनी खुद की पेंटिंग बनाकर डिस्प्ले कर रखा है। तो यहाँ पर चार्लिन का कौन सा अधिकार जो है वो इन्फ्रिंज हुआ है, मतलब कि चार्लिन के कौन से अधिकार को तोड़ा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब कि जो चार्लिन की पेंटिंग्स थी, ठीक है, जो आर्ट थी चार्लिन की, वो चार्लिन की क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर कोई और उसको यूज करता है उसकी परमिशन के बिना, ठीक है, तो यहाँ पर चार्लिन का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो ब्रेक हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज। अब ये जो चारों है वो हेडिंग टेक्स्ट है। अब हेडिंग टेक्स्ट में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज कौन सा देगा, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका H2, ठीक है। H2 जो है वो सबसे लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज देगा इन चारों ऑप्शंस में से, राइट। अगर H1 होता तो वो सबसे बड़ा होता है, राइट, लेकिन यहाँ पे H1 नहीं दे रखा है, H2 दे रखा है, तो वो क्या होगा, H3, H4, H5 और H6 से ग्रेटर होगा, राइट। तो H2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट यूजिंग द डैश टैग। हम कौन से टैग को यूज करके नंबर्ड लिस्ट को बना सकते हैं, तो नंबर्ड लिस्ट मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, तो OL टैग को हम यूज करके, मतलब सी वाले ऑप्शन को यूज करके हम हमारी जो नंबर्ड लिस्ट होगी उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का इनमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल नहीं है। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बुलिंग अ क्लासमेट इन द स्कूल कॉरिडोर, मतलब स्कूल के कॉरिडोर में क्लासमेट को बुली करना, परेशान करना, वो साइबर बुलिंग नहीं कहलाता। साइबर बुलिंग क्या कहलाएगा, इंटरनेट पर किसी को परेशान करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ऑप्शन A, C और D है उनमें किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया या इंटरनेट का यूज़ किया गया या ईमेल्स का यूज़ किया गया है। तो ये A, C और D क्या है, साइबर बुलिंग है। लेकिन जो B वाला है वो साइबर बुलिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परेशान कहाँ किया जा रहा है, स्कूल के अंदर परेशान कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, साइबर बुलिंग का एग्जाम्पल नहीं कहलाएगा, राइट। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिस्ट विल क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट। अब बुलेट वाली हमको लिस्ट बनानी है, राइट। तो कौन सी टैग को हम यूज करेंगे या किस टाइप की लिस्ट को हम यूज करेंगे हमारी बुलेटेड लिस्ट को बनाने के लिए। तो बुलेटेड लिस्ट मींस ऐसी लिस्ट जिसमें नंबरिंग नहीं होती है ना, वो लिस्ट क्या कहलाती है, हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। विच सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स इज करेक्ट। HTML टैग का कौन सा सीक्वेंस है जो कि करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, HTML हेड टाइटल, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब बाकी के 3 क्यों गलत हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो टाइटल टैग ओपन किया गया लेकिन क्लोज कहाँ किया गया, बॉडी टैग के बाद, जो कि गलत है, राइट। और यहाँ पर आप देखो हेड टैग कहाँ पर क्लोज किया गया, टाइटल टैग के बाद क्लोज किया गया है। और यहाँ पर टाइटल टैग कहाँ क्लोज करा गया है, बॉडी टैग के बाद क्लोज कराया गया है। और टाइटल टैग का यहाँ पर ब्रैकेट कहाँ लगा दिया है, इधर, ये इधर लगा दिया है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर टाइटल टैग और हेड कहाँ पर क्लोज किया गया है, बॉडी टैग के बाद। तो दिस इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला होगा, क्योंकि हेड टैग के बीच में टाइटल टैग आते हैं और जो बॉडी टैग होती है उसके बीच में कभी भी टाइटल टैग और हेडी टैग नहीं आते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम इज एक्साइटेड टू यूज अ न्यू सॉफ्टवेयर विच इज फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड बट ही कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज द सोर्स कोड। प्रथम इज यूजिंग, अब एक लड़का है प्रथम, वो एक नया सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जो कि इंटरनेट पर उसको फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन वो उस कोड को, उस सॉफ्टवेयर का जो कोड है उसको मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकता। तो जो प्रथम है वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या कहलाएगा, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाएगा। फ्रीली अवेलेबल है लेकिन उसका सोर्स कोड चेंज नहीं कर सकते, तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा, फ्रीवेयर कहलाएगा, ओके। प्रियांशु हैज रिटन द फॉलोइंग कोड स्निपेट एज पार्ट ऑफ एन HTML प्रोग्राम। एक HTML प्रोग्राम का उसने एक कोड लिखा हुआ है प्रियांशु ने, ओके। ये है कोड। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर बोल्ड टैग को यूज किया गया है। कौन सा टैग यूज किया गया है, बोल्ड टैग यूज किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मिस्ट्री मून, ठीक है। बोल्ड मतलब मोटा मोटा सा आपको अपीयर होते हुए दिखेगा। ये है इटैलिक और बोल्ड एक साथ, तो इटैलिक तो लगानी है, तो दिस इज रॉन्ग। ये इटैलिक है तो इटैलिक लगानी है, दिस इज रॉन्ग। और यहाँ तो ना तो इटैलिक है ना बोल्ड है, तो दिस इज रॉन्ग।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मिस्ट्री मून, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कोड। अब ये कोड देखो, यहाँ पर IMG SRC computers.jpg फिर बिद लिखी हुई है, फिर हाइट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो इमेज का साइज है वो 250 पिक्सल वाइड करना है और 400 पिक्सल टॉल करना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे इमेज टैग के वो कौन कौन से हैं, विद है और हाइट है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ये वाला 250 और 400। मतलब वाइड कितना करना है, 250 करना है ना, तो वो विद के अंदर आएगा 250, और टॉल मतलब हाइट कितनी देनी है, 400 देनी है, तो वो इसके बीच में आएगा। राइट, इस तरीके से नहीं लिख सकते 250 400, इट विल बी कॉल्ड रॉन्ग। डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैग्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन HTML। अब HTML में हमको डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है, तो कौन सा टैग को हम यूज करते हैं, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये हमारा। हम इनमें से जो A, B और C तीनों ही टैग्स को यूज करके हम हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बनाते हैं, जो कि हमने HTML वाले लेक्चर में कवर किया हुआ है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द डिजिटल डिवाइड इन डिफरेंट डेमोग्राफिक रीजन। अब जो डिजिटल डिवाइड का इनमें से दिया गया कौन सा रीजन नहीं है अलग अलग जगहों पर, डेमोग्राफिक मतलब अलग अलग जगहों पर। डिजिटल डिवाइड आपको पता ही है कि मतलब लोग डिजिटली क्या है, डिवाइडेड है, मतलब कुछ लोग यूज कर पाते हैं, कुछ लोग यूज नहीं कर पाते। तो जो लोग यूज नहीं कर पाते वो उनके ऐसा ना करने का रीजन क्या है वो तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर यह आंसर करना है कि जो लोग यूज नहीं कर पाते, जो कि डिजिटली डिवाइडेड हैं, उनमें से इनमें से कौन सा रीजन नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, लैक ऑफ एक्सेस टू हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स। अब जो लोग डिजिटली डिवाइडेड हैं उनके लिए हम ये तो बोल नहीं सकते कि उनको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर चलाने नहीं आते या उनको एक्सेस नहीं है, ठीक है। बाकी के ये जो 3 रीजन है, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू डिसेबल्ड, ये हम करेक्ट ऑप्शन मान सकते हैं डिजिटल डिवाइड होने के। लेकिन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर तो होना नेसेसरी नहीं है। एक सिंपल सा मोबाइल हो तो भी वो पर्सन क्या कर सकता है, डिजिटली किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, राइट। तो नॉट अ रीजन क्या कहलाएगा, लैक ऑफ एक्सेस टू हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ एनक्रिप्टिंग डेटा इज सीजर साइफर वेयर ओरिजिनल डेटा इज रिप्लेस्ड बाय अ की कैरेक्टर लाइक इफ की इज -2 देन A विल बी रिप्लेस्ड बाय Y, B इज रिप्लेस्ड बाय Z एंड सो ऑन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए एक टेक्निक यूज करी जाती है सीजर साइफर, जहाँ पर जो ओरिजिनल डेटा होगा उससे क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है ताकि कोई भी समझ ना सके। जैसे कि A लिखा हुआ है तो A से एक कैरेक्टर पहले क्या आता है, Z आता है, और 2 कैरेक्टर पहले Y आता है, तो A हो जाएगा Y। ऐसे B से 2 कैरेक्टर पहले क्या आता है, Z आता है रिवर्स में, है ना। तो इस तरीके से हर एक कैरेक्टर को चेंज कर देंगे। तो ये तो था -2 मतलब रिवर्स में 2 बैक कैरेक्टर्स। अब अगर पॉजिटिव का हो तो A की जगह क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, B की जगह क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही अगर कोई शब्द है कंप्यूटर और यहाँ पर +2 वाली की को यूज करी जा रही है, तो कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है जिसमें वो कंप्यूटर जो शब्द है वो एनक्रिप्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 4th वाला। ओके, जैसे कि आप देखो C के 2 कैरेक्टर के बाद क्या आता है, E आता है, O के 2 कैरेक्टर के बाद क्या आता है, Q आता है, M के 2 कैरेक्टर के बाद O आता है, राइट। ऐसे ही R के 2 कैरेक्टर के बाद क्या आता है, T आता है। इस तरीके से आप मैच करके देख लो, कंप्यूटर जो है वो 2 कैरेक्टर के बाद क्या चेंज हो जाएगा, इस तरीके से चेंज हो जाएगा, एनक्रिप्ट हो जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्म कंट्रोल इन HTML फॉर्म। ये 2 जो है वो 2 लाइन का एक फॉर्म बनाया हुआ है, मेल और फीमेल, राइट। अब इसको बनाने के लिए हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, किस तरीके से हम बना सकते हैं हमारा HTML का फॉर्म इन 2 लाइनों वाला। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 35 वाले का A वाला, ठीक है। अब कैसे होगा करेक्ट आंसर वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी के तीनों क्यों गलत हैं, C, B और D क्यों गलत है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे कि देखो जो B वाला है वहां पे जो टाइप है वहां पे रेडियो बटन लिखा हुआ है, तो रेडियो बटन नहीं लिखते, रेडियो लिखते हैं। ओके, और यहाँ पर आप देखो एट्रीब्यूट्स के बीच में कॉमा लगा हुआ है C वाले में, तो ये भी नहीं लिखते हम इस तरीके से। ओके, और नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वहां पर आप देखो जो ऊपर जो हमारा मेल जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ब्रैकेट के बीच में जिसको हमें बुलेट के आगे यानी कि ये इसके आगे शो करना है ना, वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, वो
सिर्फ वैल्यूज के बीच में लिखा हुआ है, लेकिन हमको अलग से भी लिखना पड़ता है, राइट। तो ये आपको मेरी बात समझ में आ गई, बी, सी और डी क्यों गलत है, और करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गगनदीप हैज रिटन द फॉलोइंग कोड टू डिस्प्ले एन इमेज इन बैकग्राउंड ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। अब एक HTML डॉक्यूमेंट है, उसमें हमको एक इमेज डिस्प्ले करनी है, तो उसने ये कोड लिखा है, पर इसको लिखने से उसका आउटपुट सही नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि उसका ये जो कोड है वो गलत है। तो करेक्ट कोड उसको क्या लिखना है, 4 ऑप्शन हैं आपके पास, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, डी वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड देखो कैसे लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है ना, करेक्ट पूरा बैकग्राउंड की स्पेलिंग लिखते हैं, राइट। Which of the following is a way to avoid plagiarism when using material from the internet? जब हम इंटरनेट पर कुछ मटेरियल को यूज करते हैं तो इनमें से कौन से तरीके से हम प्लेगरिज्म से बच सकते हैं, राइट। तो प्लेगरिज्म क्या होता है आपको पता है, प्लेगरिज्म का मतलब हम किसी और का डेटा, किसी और की फाइल या किसी और का जो कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको कॉपी कर लेते हैं और अपना बताते हैं, है ना। तो प्लेगरिज्म से हम कैसे बच सकते हैं इंटरनेट पर हम जब यूज करते हैं किसी के डेटा को, तो बहुत ही आसान सा है हमारा सी वाला ऑप्शन। क्या होगा, सी वाला ऑप्शन, राइट। 4 ये दे रखे हैं, क्या हम साइटिंग यूज करें या पैराफ्रेजिंग यूज करें या रेफरेंसिंग यूज करें या एम्बेडिंग यूज करें, तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, पहला या दूसरा, या सिर्फ पहला, या पहला दूसरा तीसरा, या फिर सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को यूज करके हम जो है वो हमारा प्लेगरिज्म से बच सकते हैं, मतलब साइट करके, पैराफ्रेजिंग करके, रेफरेंसिंग करके, इनमें से कोई भी टेक्निक से हम बच सकते हैं प्लेगरिज्म से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टैग टू क्रिएट पासवर्ड फील्ड इन HTML डॉक्यूमेंट। अगर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर पासवर्ड वाला बॉक्स बनाना है तो वो हम किस तरीके से बनाते हैं, तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। इन 4 ऑप्शंस में से हम क्या यूज करेंगे, इनपुट वाला जो टैग होता है उसको यूज करते हैं और इसके जरिए हम इजीली हमारा पासवर्ड वाला फील्ड बना लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन ऑप्शंस इन अ ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट। अब इनमें से कौन से टैग को हम यूज करेंगे अगर हमको ड्रॉप डाउन वाली एक लिस्ट बनानी होती है। तो जितने भी तरीके की लिस्ट हैं, फॉर्म्स हैं, इमेजेस, टैग्स है, सब कुछ मैंने कवर करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। इंग्लिश लिटरेचर के भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा इजीली। ओके, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है वो किस तरीके से, कौन से टैग से हमारी जो है वो बन सकती है, तो ऑप्शन वाला जो टैग है इसको यूज करके हम हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट इजीली बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग द लोअर केस लेटर। अब इनमें से कौन सा जो तरीका है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, लोअर केस लेटर वाली लिस्ट को बनाने का। मतलब नंबर्ड लिस्ट बनानी है, ऑर्डर लिस्ट बनानी है, और उस जो ऑर्डर लिस्ट है उनमें जो लिस्ट के जो नंबर्स होते हैं वो लोअर केस होने चाहिए। तो वो किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 40 वाले का बी वाला होगा, है ना। बस टाइप में हमको क्या लिखना है, लोअर केस लेटर देना है, तो ऑटोमेटिकली ABCDE इस तरीके से एंड सो ऑन पूरी जो लिस्ट है वो प्रिपेयर हो जाएगी। बढ़ते हैं सेक्शन सी पर, इसमें 10 क्वेश्चन हैं, हमें 8 क्वेश्चन के आंसर करने हैं और हमेशा की तरह मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। ओके, तो केस स्टडी है ये। यहाँ पर आप देखो, गीतिका हैज रिसेंटली क्रिएटेड हर सोशल अकाउंट, शी इज वेरी एक्साइटेड एज शी वेटेड सो लॉन्ग टू गो ऑनलाइन, शी हैज रिसेंटली ऑल्सो गॉट एडमिशन इन अ प्रेस्टिजियस हाई स्कूल एंड डज नॉट नो मैनी स्टूडेंट। अब एक लड़की है गीतिका जिसने अभी अपना सोशल अकाउंट बनाया है और वो इंटरनेट को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, एक्साइटेड है, और अभी अभी उसका हाई स्कूल में एडमिशन भी हुआ है और वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं जानती। तो जब वो अपनी क्या करती है, सोशल मीडिया पर लॉगिन करती है कुछ दिन के बाद, तो वो ये देखती है कि किसी ने जो है वो नेगेटिव कमेंट्स उसके प्रोफाइल पर या उसके इमेजेस पर किए हुए हैं, नेगेटिव कमेंट्स किए हुए हैं। तो वो क्या होता है, उसके बाद वो देखती है कि उसे अननोन लोगों से रिपीटेड मेल्स आ रहे हैं या मैसेजेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो ऑनलाइन जाती है उसे जो लोग हैं वो ट्रोल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं या उसे परेशान करते हैं। तो ये तो है एक केस। अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीतिका इज अ विक्टिम ऑफ। गीतिका को किस चीज का विक्टिम हुआ है, ईव्सड्रॉपिंग, प्लेगरिज्म, फिशिंग या साइबर स्टॉकिंग। तो यहाँ पर जो गीतिका है वो साइबर स्टॉकिंग का शिकार हुई है, मतलब इंटरनेट पर कोई उस पर नजर रख रहा है, उसे परेशान कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, साइबर स्टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन शी शुड टेक। अब इन चारों में से कौन सा जो एक्शन है वो ले सकती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला। क्या होगा करेक्ट आंसर, डी वाला। अब डी में क्या दिया हुआ है, शी शुड इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स एंड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ स्कूल अथॉरिटीज।
अब जो वो है वो अपने पेरेंट्स को बता सकती है इस बात को, और स्कूल की जो अथॉरिटी है और स्कूल को भी नोटिस कर सकती है, ताकि आगे चल के गीतिका को परेशानी ना हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सबसे पहले वो क्या कर सकती है, अपने पेरेंट्स को बताएगी और अपने स्कूल के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बताएगी, राइट। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल डिलीट कर दे या फिर किसी और के साथ शेयर ना करे या पुलिस में कंप्लेन कराए। ये सब जो है वो बाद में के एक्शंस हैं, लेकिन सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स को बताएगी और स्कूल अथॉरिटीज़ को बताएगी, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, आफ्टर हियरिंग हर ऑडियल द स्कूल डिसाइडेड to publish a set of moral principles that determines the appropriate behavior of student while using the internet. The school is referring to dash. अब यहाँ पर बोला जा रहा है, जब उसकी परेशानी स्कूल के लोग सुनते हैं तो स्कूल के जो अथॉरिटी होती है वो ये डिसाइड करती है कि हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे रूल्स या कुछ ऐसे मोरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो बच्चों को बताएंगे इंटरनेट यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्कूल है वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है, स्कूल क्या बताना चाहता है, तो स्कूल बताना चाहता है साइबर एथिक्स। तो साइबर एथिक्स आपने पढ़ा ही हुआ है, साइबर एथिक्स में हमने यही पढ़ा था, इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं, राइट, करेक्टली कैसे यूज़ करते हैं नेटिकेट्स के साथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीतिका इज एडवाइज बाय हर बेस्ट फ्रेंड सीरत टू प्रोटेक्ट हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटेंशनल और अनइंटेंशनल अटैकर्स बाय अदर्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पर बोला जा रहा है गीतिका को उसकी बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है सीरत, वो ये एडवाइस करती है कि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, ठीक है, किसी भी अटैक से, चाहे वो जानबूझकर किया गया अटैक हो या फिर किसी ने बिना जानबूझ के अटैक किया हो, है ना, रैंडमली अटैक कर दिया हो, तो वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करे। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, ठीक है, ये जो एडवाइस है इसको क्या बोला जाता है, या फिर ये जो प्रोटेक्शन है ओवरऑल, इस प्रोटेक्शन को क्या बोला जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी का मतलब यही होता है कि हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको हम प्रोटेक्ट करें लोगों से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंप्यूटर टीचर ऑफ गीतिका's क्लास डिसाइडेड टू टेक एन ऑनलाइन सेशन ऑन द टॉपिक ऑफ नेटिक्वेट्स विच जनरली इंक्लूड्स। अब जो गीतिका की जो कंप्यूटर टीचर है वो ये डिसाइड करती है कि मैं जो है वो सभी बच्चों को नेटिक्वेट्स समझाऊंगी, है ना, इसका एक ऑनलाइन सेशन क्रिएट करूंगी। तो नेटिक्वेट्स क्या होते हैं, इसमें बच्चों को समझाया जाता है कि ऑनलाइन इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं पॉजिटिवली, राइट, ताकि कोई भी वो क्राइम ना कर बैठे। तो नेटिक्वेट्स के ऊपर मैंने भी लेक्चर आपको बताया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके, साइबर एथिक्स वाले लेक्चर के अंदर, राइट। अलग से भी कवर किया हुआ है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं नेटिक्वेट्स, और उसके साथ ही साथ नाम लिख दीजिएगा मेरा गौरव गर्ग, या फिर साइबर एथिक्स लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा लेक्चर, ओके। अब इस यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो टीचर है उसने ऑनलाइन सेशन के लिए बोला है सभी बच्चों को, ठीक है, नेटिक्वेट्स के लिए। तो नेटिक्वेट्स में क्या होता है, नेटिक्वेट्स में होते हैं आपके ये सारे ही ऑप्शंस, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अब क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। नेटिक्वेट्स में आपको समझाया जाता है कि अपने खुद का पासवर्ड या आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कैसे सेफ रखनी है, प्रोटेक्ट करनी है, और जब भी हम इंटरनेट यूज़ कर लें तो हमेशा हमको लॉग आउट कर लेना चाहिए, और इंटरनेट पर हमें कभी भी लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना चाहिए। ये सब नेटिक्वेट्स का हिस्सा होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सेकंड केस स्टडी वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक HTML कोड लिखा है सुमैंथा नाम की लड़की ने एक वेब पेज के लिए, ठीक है। अब ये जो HTML कोड है ये आपको विजिबल है, ठीक है, इतना बड़ा ये HTML कोड है, राइट। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, राइट। अब यहाँ पर बोला गया चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप द लाइन 1। अब जो लाइन 1 है, ये वाली जो लाइन है, ओके, यहाँ पर हमको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। तो यहाँ पर आपको खुद ही विजिबल हो रहा है, बहुत ही आसानी से विजिबल हो रखा होगा कि जो लाइन 1 है उसमें H1 टैग लगा हुआ है, लेकिन H1 टैग यहाँ पर क्लोज नहीं किया गया है। तो H1 टैग हमको क्लोज करना है लाइन 1 के अंदर। तो लाइन 1 का यानी कि 46 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा डी वाला। ये इस तरीके से ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं ये हम लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर जो लाइन 1 का जो H1 टैग है वो क्लोज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप इन लाइन 2। अब लाइन 2 हम देख लेते हैं। लाइन 2 में हमको यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, इसको फिल करना है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो सकता है लाइन 2 में, जो कि आपको दिख रहा है कि फॉन्ट से रिलेटेड है, टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है और वो किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो वो किस एट्रीब्यूट की वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पर फॉन्ट टैग का यूज़ किया गया है, और जो करेक्ट जो यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आपका फेस, है ना, क्योंकि फॉन्ट का फेस
किस तरीके का होना चाहिए, है ना, तो वो टाइम्स न्यू रोमन टाइप का होना चाहिए, वो यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप इन लाइन 3। लाइन 3 में हमको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो लाइन 3 देख लेते हैं, ये है लाइन 3। अब यहाँ पर जो पैराग्राफ टैग है उसे क्लोज करने से पहले एक और कोई टैग लगाना है, तो कौन सा टैग यहाँ पर होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो 4 यहाँ पर आप देख लो, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं कि लाइन 3 में कौन कौन से टैग लग सकते हैं। तो यहाँ पर फॉन्ट टैग जो है वो क्लोज होगा हमारा, क्योंकि मैं आपको ऊपर ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर फॉन्ट टैग की स्टार्टिंग हुई है, पैराग्राफ टैग की स्टार्टिंग हुई है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो पैराग्राफ टैग है वो तो क्लोज किया गया, लेकिन फॉन्ट टैग क्लोज नहीं किया गया, तो फॉन्ट टैग जो है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो लाइन 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, ये वाला सी वाला करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप इन लाइन 4। अब एक लाइन 4 है, इसमें हमको क्या करना है कि इनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। तो पहले हम देख लेते हैं लाइन 4 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एल को स्टार्ट किया गया है, लेकिन एल को क्लोज नहीं किया गया। तो जैसे कि आप देख रहे हो, लिस्ट आइटम को क्लोज करा जा रहा है इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा एल, ये मतलब कि ये वाला जो लिखा हुआ है वही हमको यहाँ पर लिखना है, राइट। तो जो लाइन 4 है उसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, जो है वो हमारा लिस्ट आइटम को क्लोज करने वाला। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी वाला। कौन सा होगा, बी वाला, ओके। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप इन लाइन 5। अब लाइन 5 में हमको देख लेते हैं क्या करना है। लाइन 5 में हमको क्या करना है, ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, इधर इसको क्लोज करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ फिल करना है, तो यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हुई थी, और तो यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज करी जाएगी। तो यूएल टैग को क्लोज करना है लाइन 5। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, डी वाला, ये वाला जो है वो हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि यह जो सैम्पल पेपर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में और भी सैम्पल पेपर्स हैं, सबको स्टडी कर लो, और इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। आपको हम इतनी मेहनत से हम समझाते हैं, तो आप भी हमारा सपोर्ट करो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में है।